मम्मी, मैं अब घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। आप जानती हैं कि कितनी महंगाई है। और फिर मेरी पत्नी भी उम्मीद से है। आपको भी पता है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं है। मुझे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भी पैसे जमा करना है। और फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी 100 तरह के खर्चे निकल आते हैं। आप मुझे माफ़ करें। हम तो विवेक के मुंह से ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गए। मम्मी ने भाई से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? जानते हो ना कि हम माँ बेटी का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने हमसे हाथ खींच लिया तो हम क्या करेंगे? विवेक ने कंधे उचका दिए और बोला, मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगी। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ। नहीं तो आप जानती है मुझे आपकी कितनी चिंता है। मम्मी बोली, विवेक, तुम्हें मुझ विधवा का ख्याल नहीं है तो अपनी अनाथ बहन का ही एहसास कर लो। तुम हमारे साथ यूं पेश मत आओ। मम्मी की बातें सुनकर दीक्षा अपने कमरे से बाहर आ गई थी। वह कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम यह घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी मम्मी हमें सुकून से जीने नहीं देगी। यह बहुत ढीठ है। हमने साफ साफ अपनी मजबूरी बता दी है, मगर मजाल है जो इन्हें आपका एहसास हो। कैसे आपकी मिन्नतें करने लग गई है। विवेक कहने लगा, हाँ दीक्षा, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो, हम आज ही घर से निकल जाएंगे। मम्मी झट से उठकर खड़ी हो गई। वो बोली, नहीं विवेक, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम घर में खर्चा नहीं देना चाहते हो तो ना दो, मगर घर से मत जाना। चलो, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरे घर में एक आदमी मौजूद है जिसके कारण मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। कोई मर्द आंख नहीं डाल सकेगा मेरी बेटी पर। विवेक कहने लगा, मम्मी देख लो, आपके पास वक्त है, सोच ले। आप हमें इस घर में देखना चाहती भी हैं या नहीं? इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया। दीक्षा भी अपने कमरे में घुस गई थी। मैं मम्मी के पास बैठ गई। मम्मी मुझे देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मैं ऊंची आवाज में बोली, इन दोनों पति पत्नी को घर से निकाल कर बाहर फेंको। यह घर आपके नाम पर है। ये दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किराएदार रख लेंगे, हमारा खर्च निकलता रहेगा। तो फिर हमने इनका क्या करना है? मम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। निधि, तुम्हें मेरे सर की कसम है, चुप हो जाओ। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मम्मी की वजह से चुप हो गई। मुझे अच्छी तरह से यह बात पता थी कि मेरी भाभी हम माँ बेटी पर चिढ़ती हैं। उनका बस नहीं चलता कि वह हमें इस घर से निकलवा दे। पिताजी जब जिंदा थे उस वक्त भी दीक्षा घर में बहुत लड़ाई झगड़े करती थी। भाई हर बार अपनी पत्नी का साथ देता था। तब पिताजी कहते थे कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि दोनों पति पत्नी तुम लोगों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे। पिताजी बड़े दूरदर्शी थे। शायद उन्हें पहले ही अपनी मौत का पता चल चुका था और यह भी पता चल गया था कि उनके बाद हमारे साथ क्या सुलूक होगा। पिताजी के देहांत को अभी 1 साल ही हुआ था कि भाई ने हमसे आंखें फेर ली थी। उन्होंने मम्मी के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर दिए थे। मम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज थी, उन्हें रोज गोली खाने की जरूरत पड़ती थी। मगर भाई ने जब पैसे देने से हाथ खींच लिया तो मम्मी ने दवाई खानी भी छोड़ दी थी। इस वजह से मम्मी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। वह दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। भाई ने तो पहले ही अपनी आंखें फेर ली थी और अब वह हमारे खाने पीने के खर्चे से भी आज़ाद हो रहे थे। साफ शब्दों में कहूँ तो वह अपना किचन अलग करना चाहते थे। भाई हमारा अकेला सहारा था। हम बेहद परेशान थे और चुपचाप आंसू बहाए जा रहे थे। शाम तक हम वहाँ बैठे अपनी परेशानी में गुम थे। तभी दीक्षा अपने कमरे से बाहर निकल आई और बड़ी तेज आवाज में बोली, आज कोई किचन में जाएगा या कोई मर गया है जिसका शोक मनाया जा रहा है? आपको पता भी है कि मैं उम्मीद से हूँ। 6ठा महीना लग चुका है। इन दिनों में औरतों को वैसे भी बहुत भूख लगती है और तुम माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ बैठी हो। किचन में जाओ, कुछ खाने पीने के लिए बनाओ, मेरा जी घबरा रहा है। मम्मी ने दीक्षा की बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गई। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं बोली, भाभी, जब हमें कुछ खाना ही नहीं है तो बनाना क्यों? हमारे पास ना तो पैसे हैं जिससे अपने लिए सब्जी ले आए और ना ही आटा है जिससे हम रोटी बना सके। एक भाई था हमारा, वह भी आपने हमसे छीन लिया। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे?
आप अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाएं और खाएं। दीक्षा बोली, निधि तुम्हारी तो जबान बहुत चलने लगी है। दूसरे घर जाकर तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है तुम बहुत जल्द तलाक लेकर हमारे सिर पर वापस आकर बैठ जाओगे। मैं बोली, पता नहीं मैं ज्यादा बदतमीज हूँ या आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि आपने किस तरह एक माँ से उनका बेटा छीन लिया था। भगवान से डरो, आप भी माँ बनने वाली हो। अगर कोई आपकी गोद में पड़ी हुई औलाद को इसी तरह छीन ले तो। मेरी चलती जुबान को अचानक भाई के थप्पड़ ने रोक लिया। मुझे नहीं मालूम था कि भाई घर में आ चुका है। उसने जब मेरी बातें सुनी तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। मैं कांप कर रह गई, क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। मैं भागकर कमरे में चली गई। मम्मी भी मेरे पीछे ही आ गई थी। मम्मी बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाले ही क्यों? तुमने मेरे पोते को बदुआ क्यों दी? तुम्हारी शिकायत दीक्षा से थी, उस मासूम जान से तो नहीं थी जो दुनिया में आया भी नहीं, और तुम उसी को बदुआ देने लग गई हो। मैं मम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, मम्मी मुझे नहीं पता चला कि मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकल गए। मेरा बिल्कुल यह इरादा नहीं था। मैं उनके बच्चे को कुछ नहीं कहना चाहती थी। मैं तो दीक्षा को भगवान से डरा रही थी। मैं चाहती थी कि वह डर जाए और हमारे साथ ऐसा व्यवहार न करे। मम्मी जो पहले ही बहुत दुखी थी, आज वह भी मेरे गले लगकर रोने लगी। इतने में विवेक कमरे में आ गया और कहने लगा, माँ अगर यह रोना धोना खत्म हो गया हो तो किचन में चली जाए। मेरी पत्नी को भूख लगी है, उसके लिए खाना बना दे। मम्मी ने जल्दी से आंसू साफ किए और कहने लगी, हाँ हाँ विवेक, तुम चिंता मत करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ। मम्मी ने मुझे छोड़ा और कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा शायद इन लोगों का दिल पिघल गया है जो कह रहे हैं कि खाना मम्मी ही बनाएगी। इनका यही मतलब था कि खाना दोनों के लिए नहीं बल्कि 4 लोगों के लिए बनेगा। रो रो कर मेरे भी सर में दर्द शुरू हो चुका था और जोरों की भूख लगने लगी थी। मैं कमरे में अंधेरा करके लेटी हुई थी। बाहर जाने से डर लग रहा था। मुझे डर था कि कहीं विवेक मुझे फिर से न मारने लगे। मुझे मम्मी का इंतजार था कि वह कब कमरे में आएंगी और मुझे खाना देगी। यूं ही इंतजार करते करते रात के 9 बज गए थे। जब मम्मी कमरे में दाखिल हुई तो मैं जल्दी से उठ बैठी, मगर यह देखकर मैं दंग रह गई कि मम्मी के हाथ तो खाली थे। मैं बोली, मम्मी मेरा खाना कहाँ है? मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, बेटा सारा दिन मजदूरी करती रही हूँ किचन में, खाना तो मुझे भी नहीं मिला, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? इतना काम अगर मैं किसी के घर जाकर करती तब भी वह मुझे 2 वक्त की रोटी और सब्जी जरूर देते, मगर ये अपने लोग हैं। जानती हो ना कि अपनों की अंतर आत्मा मरी हुई होती है। मैं उठकर अपनी मम्मी के पास आ गई। मैं बोली, मम्मी आपको भूख लगी है? मम्मी ने सिर हिला दिया और यह देखकर मेरा कलेजा कटकर रह गया। मैं बोली, मम्मी आप चिंता न करें, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोक दिया। मैं बोली, क्या बात है मम्मी? उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में जोड़ दिए। वह कहने लगी, मेरे लिए कोई फसाद खड़ा मत कर देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से जाए। तुम्हें तो मालूम है ना, जब तक मर्द घर में होता है वहाँ की औरतें सुरक्षित होती है। अगर घर में मर्द ना हो तो दूसरे मर्दों को रास्ता मिल जाता है और फिर लोग बातें भी बहुत बनाते हैं। मेरी बेटी, कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना जिससे तुम्हारा भाई नाराज होकर ही घर छोड़कर चला जाए। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। मैं आपको और दुख नहीं दूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं इतना कहकर घर से बाहर निकल गई। मैंने दुपट्टा ठीक किया और पड़ोस के दरवाजे पर दस्तक दी। ममता आंटी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद जरूर करेगी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या बात है बेटी, खैर तो है? तुम इस वक्त हमारे घर कैसे आ गई? मम्मी को बहुत भूख लगी है और घर में खाने को कुछ नहीं है। आपके पास थोड़ा सा खाना हो तो मुझे दे दे। आंटी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कहा, भाई ने मेरी और मम्मी की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया है। मम्मी सारा दिन किचन में काम करती रहती है, इसके बावजूद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
आंटी ने जल्दी से मुझे ताज़ा रोटी बनाकर दी और साथ में सब्जी दाल चावल भी दिया। मैं उनका धन्यवाद करके वापस घर आ गई। मम्मी को खाना दिया तो वह भी बहुत खुश हो गई। फिर कहने लगी, बेटी तुमने बेवजह हाथ फैलाया, मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा कि तुम्हें मांगना पड़ा। मैंने तो कभी भी तुम लोगों को मांगना सिखाया ही नहीं। मैं बोली, मम्मी जब अपने बगैर हो जाते हैं तो दूसरों की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। मम्मी कहने लगी, निधि मुझे तुम्हारी जुबान से बहुत डर लगता है। तुम जरूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करोगी। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर जुल्म कर ही दिया है तो अब तुम भी उसके नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हारी यह बातें मुझे तकलीफ देती है। तुम्हें अच्छा लगेगा कि यह बातें सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। मैं चुप हो गई थी। अगली सुबह ममता आंटी हमारे घर आई। उन्होंने मम्मी के हाथ पर कुछ रुपए रख दिए। मम्मी ने वह पैसे लेने से इनकार कर दिया तो ममता आंटी ने मम्मी को अपने सर की कसम दे दी। वह कहने लगी, अगर तुमने मुझे कभी अपनी बहन समझा है तो तुम मुझसे मदद ले लो, नहीं तो मैं समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। मम्मी वह पैसे लेना नहीं चाहती थी मगर फिर उन्होंने पकड़ ही लिए। मम्मी ने आंटी से वादा किया था कि वह बहुत जल्द उनके पैसे लौटा देगी। आंटी कहने लगी, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इसको कबूल कर लो। मम्मी खामोश हो। फिर आंटी के जाने के बाद मम्मी बाजार से आटा और कुछ सब्जियां ले आई और मेरे लिए खाना बनाया। अपने लिए खाना बना लिया था और भाभी भूखी कमरे में पड़ी इसी इंतजार में थी कि खाना ट्रे में रखकर मेरे सामने लाया जाएगा। मैंने मम्मी से कह दिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप भाभी को खाना बिल्कुल भी बनाकर नहीं देंगी। मम्मी कहने लगी, मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो। मैंने भी मम्मी को अपने सिर की कसम दी। मैंने कहा, अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको यूं किसी की नौकरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरा बाप बहुत स्वाभिमानी था, आप उनकी पत्नी हैं। आप अपने आप को इस तरह बेबस ना करें कि लोग आपको कुचल कर गुजर जाए। मम्मी खामोश हो गई थी। जाहिर सी बात है उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, मगर क्योंकि मैंने उनको अपनी कसम दे दी थी इसलिए वह चुपचाप कमरे में बैठी रही। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। हम दोनों माँ बेटी ने पेट भरकर खाना खाया और आराम से लेट गए। अभी आधा घंटा ही बीता था कि किचन से बर्तनों के खटकने की आवाज़ आने लगी। तभी भाभी ने हमारे दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। तुम दोनों माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थी। अब जब मैं खाना देखने गई तो कुछ भी वहाँ पर नहीं पड़ा हुआ है। मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। मैंने कहा, मेरी दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, उससे मैं अपने लिए सब्जी वगैरह ले कर आई थी, वही हमने बनाकर खा लिया। अब अपने पति की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी कहने लगी, तुम लोगों को पता है ना कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं काम नहीं कर सकती, फिर मुझसे किस चीज़ की जिद लगा ली है। मैं भी बोली, अगर आपकी यह हालत है तो काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता कि आपको इस हालत में भगवान से डरना चाहिए। मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया तो मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई। भाभी ने जल्दी से भाई को फोन करके घर पर बुला लिया था। अब भाई भी हमारा दरवाजा पीट रहा था। कहने लगा, मम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आओ। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने ही सिर हिला दिया कि आप दरवाजा मत खोलिए, मगर भाई ने इतना जोर डाला कि मम्मी को मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। मम्मी ने जैसे ही दरवाजा खोला, भाई गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह कहने लगा, मुझे पता है कि मेरी माँ तो ऐसी औरत है ही नहीं कि वह अपनी बहू के साथ जिद करे। तुमने ही मेरी माँ को बहकाया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस घर में फसाद मत करो, नहीं तो किसी भी राह चलते इंसान के साथ तुम्हारी शादी करके इस घर से निकाल दूंगा। आज भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपने होश खो बैठी। मैं बोली, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी के पीछे लग गए हैं। आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। क्या कोई इतना बेगैरत होता है कि बाप मरने के बाद माँ के मुंह से खाने का निवाला भी छीन ले। इससे तो अच्छा है कि आप यह घर छोड़कर चले जाए। मगर आप में गैरत कहाँ है, आप तो बेगैरत है। मेरी यह बात सुनकर भाई ने एक बार फिर से मुझे थप्पड़ मारा, जबकि मम्मी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। मैं गुस्से से बोली, मम्मी आप मेरे लिए क्यों नहीं बोलती।
लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई है। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैंने अपना छोटा सा बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई। मेरे पीछे ही मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी आ रही थी। वह भी रो रही थी। मुझसे कहने लगी, देखा वही हो गया जिसका मुझे डर था। अब हम दोनों बेघर हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, आपको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। वह घर जो आप छोड़कर आई है वह आपके पति का है। वह मरने से पहले आपके नाम पर कर गए थे। उन दोनों को घर से निकाले और आप अपने घर पर जाकर बैठे। जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं वहाँ चली जाऊंगी। मम्मी कहने लगी, मैं अपनी जवान बेटी को भटकते हुए नहीं देख सकती। मुझे बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने जवाब ना दिया तो मम्मी रोने लगी। हे भगवान, इस जिंदगी से अच्छा है कि तुम मुझे मौत दे दे। मम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दुखा था, इसलिए मैंने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी बातें ना करें, आपको भगवान की सौगंध है। फिर मम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे बताओ कहाँ जाने का इरादा है? मैं बोली, मौसी के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह कहने लगी, मुझे दुख मिले थे तो मुझे अपनी बहन का ख्याल ही नहीं आया। चलो शुक्र है तुम उसके घर जा रही हो, वह हमें अपने घर में जगह दे देगी। हम दोनों माँ बेटी मौसी के घर पर चली गई। मेरी मौसी दूसरे शहर में रहती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। हमने उनके घर जाकर अपने सारे हालात बता दिए थे और मौसी ने हमें खुले दिल से अपने घर में जगह दी थी। मौसा भी बहुत अच्छे इंसान थे, जिन्होंने हमारे आने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई थी, बल्कि वह तो कह रहे थे, यह आपका घर है, जिस तरह चाहे मर्जी से रहें, जो चाहे मर्जी खाएं पिए। मेरी मौसी नर्स थी। वह सुबह सवेरे ही घर से निकल जाया करती थी और घर के काम के लिए उन्होंने नौकरानी रखी हुई थी। यहाँ मैं और मम्मी बहुत चैन से रह रहे थे। हमें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे जब मौसी की अचानक तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान थी। मौसी ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, यह मौसमी बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। मगर मौसी की इस बात की परेशानी थी कि इन दिनों अस्पताल में बहुत भीड़ थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। मौसी को कह दिया गया था कि अगर आपने छुट्टी ली तो समझिए कि इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगी। मौसी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वह कहती थी, अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है, घर में रह रहकर तो दीवारों को ताक ताक कर बोर हो जाती हूँ। वह परेशान थी कि अब क्या होगा। तब मैंने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी जगह पर मैं अस्पताल चली जाया करूंगी। मौसी को मेरा मशवरा अच्छा लगा। वह कहने लगी, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूंगी, अगर वह इजाज़त दे दे तो तुम चली जाया करो। उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी, क्योंकि मौसी की तबीयत सच में खराब थी। अस्पताल में भी किसी की ज़रूरत थी। एक दिन एक कम उम्र और सुंदर सी नर्स मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, तुम बहुत उदास रहती हो, ऐसा लगता है तुम किसी वजह से परेशान हो। मैंने उसे सारी बात बता दी थी। न जाने आज मेरे दिल को क्या हो गया था कि मैं खुद पर काबू ही ना पा सकी और अपने सारे गुजरे हालात उसके सामने खोल कर रख दिए। वह उदास हो गई थी। कहने लगी, यह छोटी मोटी नौकरी छोड़ दो। जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होती है वह बहुत मजबूत होती हैं। बल्कि ऐसे क्यों ना करें कि जब तक तुम्हारी मौसी अस्पताल नहीं आ जाती तुम थोड़ा बहुत काम अपना कमा लो। मैंने कहा, यह कैसे मुमकिन है? वह कहने लगी, तुम लेबर रूम की सफाई कर दिया करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगी। वहाँ की मौसी छुट्टियों पर है। मैंने उसकी ऑफर मंजूर कर ली थी, मगर मैंने यह बात मौसी से छुपा ली थी। अब मैं रोज जो लेबर रूम की सफाई करती और नर्स के कहने के मुताबिक वहाँ रखी कचरे की थैलियाँ बाहर फेंक आती। बदले में मुझे हजारों रुपए मिल जाते। यूं ही एक हफ्ते में 8,000 जमा करने के काबिल हो चुकी थी। जरा से काम के बदले मुझे इतने पैसे मिलते थे, मगर मैं यह सोचने पर मजबूर थी कि आखिर इन थैलियों में ऐसा क्या होता था कि वह नर्स मुझे सबसे छुपकर काम करने को कहती थी। दिन ब दिन मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी उन कचरे की थैलियों को उठा रही है।
वह बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी थी। वह कचरा उठाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। अब मुझे लगा कि बात इतनी सीधी नहीं है जितनी मुझे लग रही है। जरूर इसमें कोई राज छुपा है। तो शक से मजबूर होकर इस बार मैंने थैली खोलकर देखी तो उसके अंदर तो अस्पताल की बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ और टिक्के वगैरह रखे हुए थे। यह एक सरकारी अस्पताल था और यहाँ पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। मगर कुछ दिनों से अस्पताल में यह खबर फैल रही थी कि यहाँ की दवाइयाँ और टीके वगैरह कम पड़ने लगे हैं। सीनियर डॉक्टर का तो यही ख्याल था कि शायद मरीज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से सारी दवाइयाँ खत्म हो रही है। अब मैंने देखा कि दवाइयाँ कम पड़ गई थी तो अस्पताल की तरफ से फ्री नहीं दी जा रही थी, बल्कि मरीजों को पर्ची बनाकर दी जाती थी कि जिस पर दवाई वगैरह लिखी हुई थी, जो कि लोगों को खुद ही खरीदनी पड़ रही थी। अब मैं सारा खेल समझ गई थी। नर्स मुझसे गैर कानूनी काम करवा रही थी और दवाइयाँ और इंजेक्शन मुझसे बाहर फेंकवा रही थी, जो कि एक गाड़ी आकर ले जाती थी। यकीनन वह दवाइयाँ किसी दूसरी जगह पर बेचकर लाखों रुपए कमा रही थी। इसकी वजह से बहुत से गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस काम में उसका साथ नहीं दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं इसका राजफास करके ही रहूंगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी। वह मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले तो यह बात मानने से ही इनकार कर दिया था। फिर जब मैंने उन्हें सबूत दिया तो उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और मुझसे कहा कि अभी यह बात तुम बिल्कुल मत खोलना, मैं उसको पुलिस के हवाले करवाऊंगा। सीनियर डॉक्टरों ने पहले से ही पुलिस को बुला लिया था। जब नर्स ने मुझे कचरे वाली थैलियां फेंकने को कहा तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया था। पुलिस ने आकर तलाशी ली तो अंदर से दवाइयां और इंजेक्शन वगैरह बरामद हुए। पुलिस ने उस नर्स को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मैंने डॉक्टर की मदद की थी और सरकारी दवाइयों की गैरकानूनी बिक्री के धंधे को बेनकाब कर दिया था। इसलिए मुझे सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए इनाम भी मिला था और साथ ही साथ मुझे नर्सिंग की फ्री क्लासेस भी देने का ऑफर दिया गया था। मैं बहुत खुश थी। मैंने यह बात जब मौसी और मम्मी को बताई तो वह भी बहुत खुश हो गई। मेरी फिर मम्मी ने कहा कि अब हम वापस अपने घर चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम आराम से गुजारा कर सकेंगे। अब तो मौसी भी ठीक हो गई थी, इसलिए वह वापस अस्पताल जाने लगी थी। हम भी अपने घर वापस आ गए। मुझे मेरे शहर में नर्सिंग की फ्री क्लासेस दी जाने लगी थी। विवेक और दीक्षा हमारे आने पर बहुत परेशान थे। दीक्षा के आखिरी दिन चल रहे थे, मगर वह फिर भी हमारे साथ जुबान चलाने में बाज नहीं आती थी। लेकिन क्योंकि मैं अपना काम करती थी तो मुझे उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। मम्मी ने भी विवेक को साफ साफ कह दिया था, विवेक अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। विवेक तो यह बात सुनकर घबरा गया था क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में घर का किराया देना आसान बात नहीं था। इसलिए वह मासूम सा बन गया था और मम्मी से माफ़ी मांगने लगा था। मुझे समझ आ गया था कि उसने पहले घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसलिए रचाया था ताकि उसे हमारा खर्च ना उठाना पड़े, जबकि उसका तो यह घर छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। कुछ समय बाद मैं कमाने लगी थी तो विवेक और दीक्षा मेरे सामने पीछे घूमने लगे थे। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। मेरे ख्याल से अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम उसे माफ़ कर दें तो यह उस पर एहसान नहीं होता, बल्कि यह खुद पर एहसान होता है, क्योंकि इस तरह हम अपने मन को साफ कर लेते हैं। मेरी मम्मी ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया था और मैंने भी। अब घर के लिए मैंने नौकरानी रख ली थी जो घर के सारे कामकाज कर जाती थी। दीक्षा भी बड़ी शर्मिंदा शर्मिंदा सी फिरती थी। वह तो हमसे नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं थी। खैर, मैं और मम्मी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, बताइए, क्या निधि को दीक्षा और विवेक को माफ़ करना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।